आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है और साथ में व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मैक्रो जैसे वर्ड आप जानते हो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। द वर्ड मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज मीनिंग लार्ज। तो इसी तरह से जब हमने पहले पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जब हम इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिविजुअल लेवल पे या स्मॉल स्केल पे स्टडी करते थे उसको बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वक्त के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती गई, तो उसके बाद एक नया सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम पड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया एग्जिस्टेंस में कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे थे, उसी से एक जनरल आइडिया था कि जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक सिस्टम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, डिमांड भी उतनी क्रिएट होगी, सप्लाई भी उतनी होगी, कोई परेशानी, नौकरियां भी मिलेंगी, आउटपुट भी उतना ही बढ़ेगा जितनी ज़रूरत होगी। लेकिन 1929 to 30 एक आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन मतलब इकॉनमी में काफ़ी गिरावट आ गई। 1929 to 1933 इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। बहुत सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे, फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो गई, क्योंकि उनका माल जो है प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा था। जब माल बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री जो है बंद हो जाती हैं। फैक्ट्री जब बंद हो गई तो मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से जब निकाल देंगे तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं जब 3% से लेके 25% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था इस दौर में। कि एक जो कंसेप्ट था हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि मार्केट जो है ऑटोमेटिक फोर्स, यानी डिमांड और सप्लाई खुद ब खुद क्रिएट भी होती है और पूरी भी होती है। जितनी हमें ज़रूरत है उतना माल मार्केट में मिलता रहेगा, ऐसा नहीं था। फिर 1936 में J.M. केन्स एक इकोनॉमिस्ट निकले जिन्होंने एक बुक लिखी, J.M. केन्स ने एक बुक लिखी लिखा था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कुछ ऐसे बुक एक लिखी थी J.M. केन्स ने। उसके बाद उस बुक के लिखने के बाद जो है सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया। तो J.M. केन्स ने इस अपनी बुक में कहा कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है या जनरल एम्प्लॉयमेंट है या एग्रीगेट डिमांड या ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इसको हमें खुद कंट्रोल करना होगा, इसको खुद देखना होगा, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा कि तब जाके ये मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है इक्वल हो सकता है।
क्योंकि जैसे जैसे पहले जो ज़माना था उसमें पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ही पॉपुलेशन बढ़ते गई है, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हुआ कि हमारी हर चीज़ की डिमांड भी बढ़ते गई। प्रोडक्शन सिस्टम जो है, आप अंदाज़ा करेंगे जब 1929 टू 1939 तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जबकि हमारा कंट्री जो है तब भी गुलाम था अंग्रेज़ों का। इस वक्त ये कंट्री जो है इकनॉमिकली डाउन हो गए थे, जो इनकी इकनॉमिक ग्रोथ थी वो कम हो गई थी। हम तो 1947 के बाद ये सारा काम कर रहे हैं। हमारी जो डेवलपमेंट है उसके बाद शुरू हुई है। ये एडवांस कंट्रीज़ की बात है जिनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी इकॉनमी में। तो ये जेम केन्स ने जब बुक लिखी कि इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ गई, जिसका नाम उन्होंने डाला मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ा था पहले, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक issues at individual level। इंडिविजुअल लेवल का मतलब हो गया इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। हाउस होल्ड आपको पता है कि पूरा जो कंजप्शन होता है वो हाउस होल्ड में होता है। फर्म प्रोड्यूसर, माल तैयार करने वाले, मार्केट जहाँ पे सामान को बेचा और ख़रीदा जाता है। इंडस्ट्री होता है कि जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट तैयार होता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जहाँ तैयार होता है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता था, जिसकी वजह से चलते चलते ग्रेट डिप्रेशन को देखने को मिला। उसके बाद जेम केन्स ने नई थ्योरी लिखी और उस बुक का नाम डाल दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया तो ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics which studies economic problems or economic issues on the economy as a whole, on the economy as a whole। on the economy as a whole का मतलब हो गया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई की बात करते थे, प्राइस की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल यानी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते थे इंडिविजुअल डिमांड की, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते थे सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ पर आ गया एग्रीगेट सप्लाई। इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ आ गया जनरल एम्प्लॉयमेंट। जनरल प्राइस लेवल, यानी जब हम पूरी इकॉनमी का पूरे सिस्टम, पूरी डिमांड एक कंट्री में कितनी है
पूरी सप्लाई कितनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारा जो स्टडी करता है उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर आ गया थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है एम्प्लॉयमेंट है, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को स्टडी करना है। इसी में सारे एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इनवॉलेंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि सबसे पहले पूरे जो ओवरऑल एक कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है। उसके बाद जैसे हमारे इंडिया में आजकल बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई इसी वजह से कि हमारा जो हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। फुली यूटिलाइज जब रिसोर्सेज को नहीं करेंगे तो यही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद आ गया थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन करना है, ये भी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है कि हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल लेवल पे इनकम को कैसे बढ़ाते हैं। उसके बाद आ गया नंबर 3 थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। कि जनरल प्राइसिंग में कैसे थ्योरी एक्सेस स्टडी करते हैं हम कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन कैसे होता है, एक्सेस डिमांड क्या कैसे होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई, डिफ्लेशन हो गया, महंगाई में कमी कैसे होती है, एक्सेस डिमांड, डिमांड का बढ़ना, या डेफिशिएंट डिमांड या डिमांड का कम होना, ये सारा जो है जनरल थ्योरी ऑफ प्राइसिंग में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्या स्टडी करता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा हिसाब जो है ये भी हम स्टडी करते हैं थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ, ये कुछ इसके सब्जेक्ट मैटर हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी
इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Number one, it helps in policy formulation of government। ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज फॉर्म करने में, बनाने में मदद करता है। नंबर टू, it helps to understand distribution of income among different groups of society। कि जो नेशनल इनकम है उसको कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इसमें मदद करता है। नंबर थ्री, it studies the monetary problems that adversely affect the economy। उसके बाद आ गया it facilitates international comparison। It facilitates international comparison। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि पॉलिसी फॉर्मेशन में कोई भी पॉलिसी, चाहे गवर्नमेंट है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है, उसको पॉलिसी फॉर्मेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है कि पूरे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो एक नेशन के हैं या कंट्री के हैं उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या इट स्टडीज मॉनेटरी प्रॉब्लम्स दैट एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। जैसे इकॉनमी में हम देख रहे हैं आजकल हमारा घाटा चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इकॉनमी हमारी काफ़ी डाउन चल रही है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स को कैसे हम स्टडी कर सकें, मैक्रो इकोनॉमिक इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाता है। या इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यानी वर्ल्ड लेवल पे भी हम विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारा जो है ट्रेड का कंपैरिजन कर सकते हैं। अपने देखते हैं कि मेरा एक्सपोर्ट कितना, इंपोर्ट कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, इसके बारे में भी ये स्टडी करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस, ये हमें पहले पढ़ना चाहिए था थोड़े से। Types of goods produced in the economy। ये कुछ टाइप ऑफ गुड्स बार बार जो रिपीट होते हैं इसमें, उनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। कि जैसे हमारे पास है बहुत सारी गुड्स, हम बोलते हैं ये फाइनल गुड है,
या हम बोलते हैं ये फाइनल गुड जो है दो किस्म की होती हैं। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। फिर आ गया नंबर 2 आ गया इंटरमीडिएट गुड्स। फिर आ गया जी कंज्यूमर गुड्स। गुड्स जो भी सामान तैयार होता है उनको हम बोलते हैं गुड्स या कमोडिटीज बोलते हैं। फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स या कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती, फाइनल गुड्स होता है जो मटेरियल तैयार हो जाता है कंजम्पशन के लिए जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल गुड में दो किस्म की गुड्स आती हैं, एक आता है फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड होता है वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई खाने वाली चीज़, मिल्क, फूड वगैरह जो हम बनाते हैं खाते हैं, डायरेक्ट हमारे को सेटिस्फाई करता है कि उस चीज़ को आगे किसी और प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। ऐसी गुड को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गए ऐसी गुड जो ऐसा रॉ मटेरियल जिसको प्रोड्यूसर जो इस्तेमाल करता है और आगे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। इसी तरह से ये जो जैसे प्रोड्यूसर गुड आ गया इंटरमीडिएट गुड, कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है। जैसे इसमें हम बोलेंगे हमारे पास है वीट, ये फाइनल गुड नहीं है। वीट का हम पहले बनाएंगे फ्लोर, आटा। अब आटे को हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनल कि रोटी बना के खा लेंगे, या इसके आगे इसका अगर बनाएंगे बिस्किट तो ये आ गया इंटरमीडिएट गुड। फ्लोर आ गया इंटरमीडिएट गुड कि इसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी उस प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना है, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। जब बिस्किट आ गया, क्या आ गया फाइनल प्रोडक्ट आ गया, फाइनल कंज्यूमर गुड आ गई कि इसको अब डायरेक्ट इसको आदमी की ये वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड। इसी तरह से कंज्यूमर गुड्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक आ गया ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा आ गया सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा आ गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, चौथा आ गया सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हम बहुत बार पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल गुड्स जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर्विसेज में आता है इनटेंजिबल, जिनकी सर्विसेज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे आ गया हमारे पास बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए लॉयर, सर्विस ऑफ ए टीचर। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम इनटेंजिबल बोलते हैं, उनसे हम कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं खरीदते, उनकी सर्विसेज लेते हैं, सेवा लेते हैं उसकी। टेंजिबल गुड्स
कोई भी गुड्स हो सकता है, खाने पीने वाली जो है, फर्नीचर, ईटेबल गुड्स, ये सारा जिसको हम हाथ में पकड़ के देख सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल। जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनको बोलेंगे हाथ में नहीं ले सकते, इनटेंजिबल। तो गुड्स आ गया टेंजिबल और सर्विस आ गया इनटेंजिबल। तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी लाइफ में दोनों इनको हम कंज्यूम करते हैं। एक जैसे डॉक्टर की सर्विसेज को भी हम अपने इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लायर की ज़रूरत पड़ गई उसके भी हम सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। टीचर की सर्विसेज को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कोई भी सामान जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स जो है ये 4 किस्म के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी काफ़ी लाइफ होती है 1 साल से ज़्यादा। जैसे हम घर में फर्नीचर, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह रखते हैं, उनकी बहुत लाइफ एक ही बार खरीदते हैं, जब ख़राब हो जाएगा या दोबारा उसको मॉडल चेंज होगा उसमें हम उसको तब्दीली ला सकते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी देर तक चलता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, शूज़ है, ये सेमी ड्यूरेबल हो गया, थोड़े टाइम चलेंगे उसके बाद फट जाएंगे, फिर दोबारा खरीदने पड़ेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, जिनकी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट वगैरह जितनी भी ये नॉन ड्यूरेबल हैं, अगर हम इनको इस्तेमाल ना भी करें तब भी ये ख़त्म हो सकती, ख़राब हो सकती। और सर्विसेज जो हो गया, जो मैंने आपको कह दिया कि सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए लॉयर, सर्विसेज ऑफ ए टीचर, या कोई आगे और बहुत सारे आ जाते हैं गुरु, जिनके हम सर्विसेज लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं ज़िंदगी में। तो ये सारी आपको कुछ वर्ड्स, टर्म्स इस्तेमाल होंगी। गुड्स बार बार आएगा, फाइनल गुड आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, कंज्यूमर गुड आएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये कुछ इंट्रोडक्शन थी इसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसी तरह से आप लोग इसमें करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो क्या, जैसे गुड्स के बारे में हम बोल रहे थे, सर्विसेज के बारे में। और इसमें एक और चीज़ आपने देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने थोड़ा डिफरेंस याद करके रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे इट स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट ऑन द इकॉनमी एज अ होल। यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस वगैरह की बात करते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है बड़ा नैरो स्कोप है, कि नैरो इसलिए कि हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है इट इज़ वेरी ब्रॉड स्कोप, क्योंकि उसको हम ब्रॉडर कंसेप्ट में ऑन द होल एग्रीगेट लेवल पे उसकी स्टडी करते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे इसके हम के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको सबको यूटिलाइज करने का इसमें जोर दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, लेकिन मैक्रो में फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम दूसरा सामान तैयार करते हैं, उसमें ह्यूमन वगैरह हम लोग सभी पैसा वगैरह सारा रिसोर्सेज में आता है, सारी चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट को तैयार करती हैं। तो ये था आज के टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। थैंक यू।